हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने काफी सारे जो है डिस्कशन कर लिया था, काफी सारे टॉपिक्स देख लिए थे। हमने देखा कि मैप क्या होता है, मैप का कब से बनना स्टार्ट हुआ, कौन से कार्टोग्राफर थे, किससे पहले अरब जियोग्राफर अल-दर्सी ने ये मैप बनाया, फिर उसके बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये मैप बनाया। न्यू टर्म्स और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस आए, एक जो टर्म है वो समय के साथ उसके जो मतलब मीनिंग है उसमें क्या क्या चेंज आए, हिस्टोरियंस और उनको कैसे पता चलता है, जो कौन से सोर्सेस है जिससे जो हम अभी की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 7 में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में हमको पता चलता है। फिर हमने बहुत सारा देखा कि जो बुक्स हैं, अब जो भी हिस्ट्री है, जो भी बीता हुआ कल है, उसको अब क्या है लोग लिखवाना चालू कर रहे हैं। लिखता कौन था? स्क्राइब्स, जो राइटर्स है वो लिखते थे। एक कॉपी की कई सारी कॉपीज बनाई जाती थी और कॉपीज में डिफरेंस भी होता था। ये सारी चीजें भी हमने देखी और हमने ये स्क्रिप्ट वगैरह भी देखा, काफी कुछ देखा हमने। अब हम देखेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो नए नए जो ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, सोशल ग्रुप जो सामाजिक ग्रुप है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक ग्रुप है बनते जा रहे हैं, उनके बारे में देखना है। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technology made their appearance. तो यहाँ पे जो है जो इसकी स्टडी है, इससे पहले जो हमने देखा, जो हम क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे, उसमें क्या था, जो आर्कियोलॉजिकल है, जो इंस्क्रिप्शन है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, जो इंस्क्रिप्शन है, उससे जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था वो उतना समझ पाते थे। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हिस्टोरियन के पास। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट होते आ रहे थे। जैसे कि बुक्स हमने देखा, एक बुक है उसकी कई कॉपीज बनाई जा रही थी, तो कौन सी कॉपी को एक्यूरेट माना जाए ये बिल्कुल मतलब समझ पाना मुश्किल हो रहा है हिस्टोरियंस के लिए इस समय का जो पीरियड है। तो यहाँ पे कई सारे जो नई नई टेक्नोलॉजीज है वो भी आते जा रही थी। जैसे इसी समय व्हील का इन्वेंशन भी हुआ है, तो उसको भी हमें आगे देखना है। तो लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, तो व्हील जो है उसका भी वो भी आया है, उसका भी इन्वेंशन हो चुका है। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, तो ये जो व्हील है, एक व्हील जो है इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, जो बैलगाड़ी चलाते हैं उस व्हील के बारे में बोल रहे हैं। और यही व्हील जो है स्पिनिंग व्हील भी है। स्पिनिंग व्हील जो वीविंग के लिए, आपने देखा होगा गांधी जी वाला चरखा, उसी को ये बोल रहा है स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बट, कॉमन मतलब जो लड़ाई वगैरह होती है उसमें फायर आर्म, जो पिस्तौल चढ़ा के जो हमला करते, उसके बारे में बात हो रही, फायर आर्म्स मतलब। तो न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन मतलब जो भी नया आविष्कार हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी है और क्रॉप्स है, केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। तो यहाँ पे देखिए नए नए फूड और ब्रेवरेज, फूड जो खाते हैं हम, ब्रेवरेज मतलब जो ड्रिंक्स है, जो पीने वाला जो है उसको ब्रेवरेज बोलते हैं। तो ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट वहां पे आए। जैसे कि आप सोचते होंगे हम आलू तो खाते हैं, पोटैटो आलू, लेकिन पोटैटो जो है हमारा जो कंट्री है उसका उपज नहीं है, हमारा क्रॉप नहीं है। वो बाहर से पोर्चुगीज जो सेलर्स है वो अपने साथ पोटैटो लेके आए, कॉर्न लेके आए, चिलीज लेके आए। चिली का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है। टी लेके आए, टी जो है चाइना का है। कॉफी लेके आए, कॉफी यमन से आया है यहाँ पे, पोर्चुगीज सेलर्स नहीं आया, तो कॉफी यमन से आया यहाँ पे। और कहा जाता है कि कोई सूफी संत था बाबा बुदान करके, वो यहाँ पे कॉफी को लेके आया, यहाँ पे उसकी खेती स्टार्ट हुई। तो ये जो नए नए जो फूड एंड बेवरेजेस हमारे कॉन्टिनेंट में आए, हमारे सॉरी सब कॉन्टिनेंट में आए, उसके बाद नए नए जो इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी है, जैसे कि व्हील के बारे में हम देखा, वो लोगों के साथ यहाँ पे आए, जो यहाँ पे आइडियाज लेके आए। जैसे जो भी सेलर्स यहाँ पे आ रहे थे, जो भी बाहर से लोग ट्रेडिंग के लिए आ रहे थे, उनके साथ सारी चीजें आई। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड चेंजेस, मतलब पूरा चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था भी चेंज हो रही है, राजनीति जो जैसे चलती थी वो भी, जो सोशल और कल्चर, जो लोगों का जो सामाजिक मेल है, जो उनकी जो भक्ति भावना है, कल्चरल जो है, उसमें भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब जो भी है
वो एक जगह टिका हुआ नहीं है। जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो भी बढ़ते जा रही है, तो इसलिए जो जो भी ह्यूमन बीइंग है वो एक जगह से दूसरे जगह इजिली आ जा सकता है। तो ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर। तो जो ग्रुप पीपल जो है अकेले नहीं जाते थे, ग्रुप बना के क्या है बहुत बहुत दूर चल जाते थे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में, कि वो भी वहां से पैसे कमा सके, वो भी वहां पे अपना धंधा जमा सके, ट्रेडिंग जो है वो कर सके। तो ये जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे क्या था, इमेंस बहुत ही मतलब पैसा था। जैसे कि आप जानते होंगे जो भारत है तो सोने की चिड़िया पहले से कहा जाता है, तो यहाँ पे इमेंस वेल्थ था और बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे वो यहाँ पे कोई भी आके अपना फ्यूचर बना सके, फॉर्चून मतलब अपना फ्यूचर बना सके। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर राजपूत नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, the son of ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप जो है उसमें से एक ग्रुप क्या है, राजपूत। राजपूत का नाम कैसे डिराइव हो रहा है, राजपुत्रा। तो राजपुत्रा क्या है, द सन ऑफ का मतलब क्या होता है, सन ऑफ अ रूलर। तो एट्थ और 14th सेंचुरी के बीच में तो ये जो है ये टर्म किसके लिए यूज होने लगा, जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स है, वॉरियर मतलब जो लड़ाई करने लगे, जिनका जो अपना जो कास्ट है उसको क्या बोलते थे, क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में हमने क्लास 6 में देखा था। द टर्म इंक्लूडेड के बाद इसको पहले देख लेते हैं। देखिए पर्शियन व्हील, देखेंगे ये व्हील देख रहे हैं, तो ये कितना मतलब पुराना व्हील है, और ये मतलब अभी के व्हील और यहाँ अभी के व्हील जो है और इस व्हील में देखिए कितना मतलब फर्क है। यहाँ पे जो लकड़ी है वो टेढ़ी मेढ़ी सब लगी हुई है, बट तो भी उस समय ये यूज में आ रहा था। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। तो ये जो राजपूत वाला जो टर्म है ये सिर्फ रूलर्स और चिफिशियंस के लिए नहीं था, एक कम्युनिटी बन चुके थे जिसे सोल्जर्स, कमांडर जो भी आर्मी में सर्व करते थे, सब मतलब काम करते थे डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप मोनार्क्स में ऑल ओवर सबकॉन्टिनेंट में ये टर्म यूज होने हुआ जा रहा था। ए Chilarvic code of conduct, extremely valor, and great sense of loyalty were qualities attributed to Rajput by their poets and bards. Poets and bards, bards means भी जो कविता वगैरह लिखते हैं उन्हीं को ही बार्ड्स कहते हैं, कविता लिख लिख के गाते हैं उनको बार्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स है। एक ये वाला टर्म है चिलाविक, इसका मतलब होता है जो शूरवीर कहलाने के योग्य हो। तो शूरवीर कहलाने के योग्य हो तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, एक्सट्रीम वॉलर, वॉलर मतलब बहुत ज्यादा उसमें वीरता हो और बहुत ज्यादा वो लॉयल हो, है ना, एकदम वफादार हो। तो ये सारी क्वालिटीज जो है राजपूत के अंदर हुआ करती थी। ये सारे जो पोएट्स और बैट्स ने इनके बारे में लिखा है। अदर पीपल ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, चार्स, ओम्स एंड शात्यास, एक कास्ट ऑफ ट्राइब्स एंड सेक्रेटरी। ट्राइब्स मतलब पहले भी हमने देखा है। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पोलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो ये सारे लोग भी जो है वो अपने आप को क्या है, पोलिटिकली इम्पोर्टेंट मानते जा रहे थे, अपने आप को उभारते जा रहे थे, क्योंकि ये लोग भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ राज्य को अपने अंदर रख रहे थे। So throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster, more complete in some areas and in others। तो यहाँ पे ये जो पीरियड है इस समय क्या है, बहुत ज्यादा जंगलों को काटा भी जा रहा था। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसका प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो ये क्या है बहुत ही तेजी से हो रहा था और ये मतलब बहुत सारे एरियाज में हो रहा था। तो ये क्या है, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो ये जो है इसके कारण जो है हैबिटेट में चेंजेस था। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ड्वेलर्स मतलब वहां रहने वाले, वहां के निवासी, तो उनको क्या है वहां से हटना पड़ा। तो अदर स्टार्ट टिलिंग द लैंड एंड बिकम peasants। These new peasants group gradually began to be influenced by regional market, efficient priest and monasteries and temple। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फॉरेस्टर्स हैं जिनके पास अब कुछ काम नहीं था, उन्होंने क्या करना है, तो स्टार्ट कर दिया लैंड को टिल करना। टिलिंग मतलब उसको खेती के योग्य बनाना, और वो क्या बन गए, किसान। पीसेंट मतलब किसान। तो ये जो नए किसान थे वो क्या करने लगे, ग्रेजुअली उनके पास नए मतलब किसान हो गए, तो लोग खेती की, तो वो क्या है इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट करने लगे जो वहां का रीजनल मार्केट है, जो चिफिशियन है और जो प्रीस्ट है, मोनास्ट्रीज है, टेम्पल को। तो दे बिकेम
part of a large complex societies and we are required to pay taxes and offer goods and services to local lord. तो अब वो एक सोसाइटी का हिस्सा बन चुके थे। ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है जहाँ पे काफी सारे वेराइटीज ऑफ पीपल वहां पे रह रहे हैं, तो अब इनको भी क्या देना पड़ता था, टैक्सेस देना पड़ता था, गुड्स और सर्विसेज जो है वो लोकल लॉर्ड्स को ऑफर करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पेशेंट्स. Some possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisan work with agricultural activity during the lean season. Lean मतलब खाली सीजन में। तो यहाँ पे जो है जो अलग अलग ग्रुप में जो पेशेंट्स भी है वो डिवाइड हो गए। जैसे जिनके पास ज्यादा जमीन है तो वो ज्यादा जमींदार टाइप के बन गए, और कई जो पीजेंट्स है वो अपने साथ क्या कैटल भी रखने लग गए। और कुछ लोगों ने क्या किया, खेती बाड़ी तो भी करते थे, लेकिन खेती बाड़ी से मतलब जब भी समय मिलता था, जो लीन सीजन मतलब अगर बारिश के समय में खेती हो रही है तो अगर दूसरे सीजन में फ्री है तो वो आर्टिस्ट वाला कोई वर्क कर देते एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ में। तो एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, people were grouped into जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ते जा रही थी तो लोगों को डिफरेंशिएट और अच्छे से तरीके से किया जा रहा था, जैसे कि उनको जातीज में डिवाइड किया जा रहा था, सब कास्ट में डिवाइड किया जा रहा था, और जो जैसा उनका बैकग्राउंड है, जैसा उनको वो ऑक्यूपेशन मतलब जो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जा रहा था। So ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by the members of jati. The status of same jati could vary from area to area. तो ranks जो है, जो ranks दिया जाता था उनको, वो क्या थे, फिक्स नहीं होते थे। जो जाति है उसके जैसे हेड बनाया, तो वो जो अगर हेड बनाया है तो वो फिक्स नहीं है कि वही बस हेड रहेगा। उसके बाद क्या हो, मतलब जो पावर है वो अलग अलग जो है मेंबर्स में चेंज होते जाता था। अलग अलग मेंबर्स को हमेशा अलग अलग तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। और जो स्टेटस है, जो एक ही जाती है लेकिन स्टेटस जो है एरिया टू एरिया क्या करता था, डिफर करता था। So jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as jati panchayat, but jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by chieftain. Chief मतलब एक मुखिया. Together they were only one small unit of a state. तो जातीज जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्रेम मतलब उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे थे, और उनके जो मेंबर्स है उनको फॉलो करना रहता था। तो ये जो रेगुलेशन थे वो इनको एनफोर्स मतलब बनाने वाला कौन था, जो असेंबली थी। असेंबली बना के रखा जाता था जिसमें जो मुखिया लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग रहते थे और वो डिस्क्राइब करते थे कि कैसे कैसे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाना है। और इनको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत। जो असेंबली ऑफ एल्डर्स है उसको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत। और ये जो जातीज है उनको भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना था। तो सेवरल और कुछ जो विलेजेस है उसको कौन गवर्न करता था, चिफिशन जो है वो गवर्न करते थे। और टुगेदर जो है मतलब ये सारे लोग मिला के एक स्मॉल यूनिट बनाते थे स्टेट का। तो उसके बाद हमको देखना है रीजन और एम्पायर के बारे में। तो लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास, तुगलक्स और मुगल्स, तो ये सब को हम चोलास के बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में चैप्टर 3, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आगे के जो चैप्टर्स है उसमें हम अलग अलग जो एम्पायर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एनकम्पास मैनी रिलीजन, इनका पास मतलब उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया बहुत सारे अलग अलग रिलीजन। तो इस संस्कृत प्रशस्ति के बारे में हम क्लास 6 से देखते आ रहे हैं कि प्रशस्ति क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं बता देती हूँ। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। तो उनकी प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करते हुए किसी इंस्क्रिप्शन में, किसी बुक में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, उसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बालबन। तो गियासुद्दीन बालबन की प्रशस्ति जो है चैप्टर 2 में हम देखेंगे। तो इनका जो रेन क्या है, इनका जो पीरियड का है क्या है, जब तक उन्होंने रूल किया, तो 1266 से लेकर 1287 तक इन्होंने रूल किया। तो एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल को और क्या बोल रहा है, गौड़ा इन ईस्ट टू गजनी। गजनी कहाँ पे है, गंजना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो पूरा पार्ट है वो इनके रूल में था। तो कहाँ कहाँ से, बंगाल से लेकर आप सोच रहे अफगानिस्तान तक, वहां पूरा वेस्ट तक जो है इनका रूल था, और साउथ इंडिया भी इनके अंडर थी। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, तो ये पीपल जो अलग अलग रीजन के जो पीपल है
गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात apparently fled before their eyes. फ्लू मतलब भाग जाते थे, उनकी जो आर्मी है उनको देख के ही वो भाग जाते थे। ये कौन से एरिया के लोग? गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के जो लोग हैं। तो हिस्टोरियन, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रोविंस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट जिसमें मोहम्मद तुगलक रेन, अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन सोर्स मसालिक अल अबसार फी मलामलिक अल अमसार ऑफ सियाबुद्दीन उमारी। तो ये एक छोटा सा मैप दिया है। ये जो मैप है ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो एरिया है, जो वो कवर करते थे, जो के अंडर था, वो सारा इसमें दिया गया है। यहाँ पे हम और देखेंगे हिस्टोरियन दिस रिगार्ड दिस एक्सकवेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ बात, एक्सकवेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो उनको क्या लगता है हिस्टोरियन, आज के हिस्टोरियन, उनको ये लगता है कि ये बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जो भी राइटिंग्स है जहाँ पे प्रश्न लिखी हुई है, तो वहां पे हो सकता है कि उस समय जो पोएट था वो गिफ्ट्स के लिए और कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए ये सब चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बताया करते रहे होंगे। ये बोलने का मतलब तात्पर्य है। तो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो ये समझ रहे हैं धीरे धीरे हिस्टोरियन कि मतलब क्यों जो रूलर्स है वो क्लेम करते जा रहे हैं कि वो अलग अलग जो एरिया है उसको सबकॉन्टिनेंट को अपने अंडर में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज और रीजन के बारे में देखना है। लैंग्वेज मतलब भाषा, रीजन मतलब कोई एरिया। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट language in every region of this land. Sindhi, Lahori, Kashmiri, the Vasmudri in South Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat, Mabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in Eastern Uttar Pradesh and Hindavi in the area of South Delhi. तो इसमें से काफी जो लैंग्वेज है वो अभी भी आप जानते होंगे, जैसे कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, लाहौरी और तेलंगाना अभी नया एक स्टेट बना है कुछ सालों पहले। तो ये अमीर खुसरो ये बता रहे हैं कि दो डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट रीजन है, उसमें अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उसको बोली जाती थी। तो अमीर खुसरो, जैसे कि मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ से ये वीडियो बना रही हूँ, तो हमारे तरफ छत्तीसगढ़िया बोली जाती है। और अगर आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे, तो जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, जिसको यहाँ पे तेलंगानी बोल रहे हैं। तो अलग अलग जो स्टेट है वहां पे अलग अलग जो है लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो अमीर खुसरो went to explain that in contrast to this language there was Sanskrit which does not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only Brahmins do. तो यहाँ पे अमीर खुसरो ये भी बता रहे हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत एक और लैंग्वेज है संस्कृत, जो किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती, वो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है और उसे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जो है वही बोला करते हैं। So by 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about this in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. तो यहाँ पे by 700 AD आते आते अलग अलग जो रीजन है उनकी एक अलग जो ज्योग्राफिकल डायमेंशन है वो फिक्स हो चुकी थी। जैसे जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, ये इतना एरिया है, ऐसे जो कट मार्क रहता है जैसे आप मैप में देखते हैं, तो अलग अलग जो रीजन है उनकी एक ज्योग्राफिकल डायमेंशन फिक्स हो चुकी थी, उनका एक खुद का लैंग्वेज था और उनका कुछ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक था। जैसे अलग अलग रीजन में आप जाओगे तो अलग अलग जो कल्चर रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो they were also associated with specific ruling dynasties. तो यहाँ पे ये और एसोसिएट किससे करते थे, जो वहाँ पे रूलिंग डायनेस्टी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती थी, जो ज्योग्राफी है, जो लैंग्वेज है और जो वहाँ पे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देयर वाज अ कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। तो हमेशा जो है जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके बीच में क्या रहती थी, थोड़ी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, जो ओकेजनली मतलब कभी कभार। डायनेस्टीज लाइक चोलास, खलजीज, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. Pan-region मतलब एक ही रीजन, मतलब कोई भी अंपायर जो है वो एक ही जगह पे नहीं है, एक ही जगह मतलब एक ही लोकेशन में इकट्ठा नहीं है, वो क्या है, अलग अलग रीजन में बिखरा हुआ, उसे क्या बोलते हैं, पैन रीजनल। Not all these
empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in chapter 3 and 4. This what was the duration of the rule of Khazan Mughals, मुगल डायनेस्टी. तो यहाँ पे इसके बारे में हम और डिटेल में चैप्टर 3 और 4 में हम इन चीजों को देखेंगे. तो यहाँ पे ये भी बोला गया तो एम्पायर जो है हमेशा स्टेबल नहीं रहते थे और सक्सेसफुल नहीं रहते थे. तो कभी कभार क्या होता था, कुछ एम्पायर का जो एरिया है वो बढ़ते जाता था या कम हो जाता था, या ये भी हो सकता था, हो जाता था कि वो अनसक्सेसफुल भी हो जाए या सक्सेसफुल ना रहे. So when the Mughal Empire declined in 18th century, it led to re-emergence of regional states. Chapter 10. तो हमको इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आप पूरा जो एक मतलब समरी मान लीजिए कि आपको पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 7th क्लास के जो चैप्टर्स है उसमें क्या क्या आपको आगे पढ़ना है उसका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दिया है. तो यहाँ पे जो मुगल एम्पायर कब डिक्लाइन हुआ है, 18th सेंचुरी में. तो इससे क्या हुआ, जो अलग अलग छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स थे वो उभर के आए, वो अपना एक जो ताकत है उसको बढ़ा लिए. चैप्टर 10 में हमको इसको देखना है. बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट द रीजन्स वेयर लेफ्ट विद लीगेसी ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम. तो यहाँ पे बहुत सालों तक मतलब एक ही राज्य का एक पैन रीजनल रूल रहा है, जो हम पहले देख चुके हैं. तो कैरेक्टर जो है रीजन का जो कैरेक्टर है मतलब उसको चेंज कर दिया था पूरा. तो इससे क्या हो गया, तो मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो जितने भी रीजन है उसमें एक लीगेसी छूट गई थी. जो पहले के जो राज्य कर रहे थे उनका जो छाप एक उनके ऊपर छूटा हुआ था. बिग और स्मॉल से जो भी उन्होंने रूल किया था, जैसे मुगल्स अगर रूल कर रहे थे तो मुगल जिस तरीके से रूल कराते थे तो वहां के लोगों को क्या थी, उनकी आदत पड़ चुकी थी. तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स उभर के आए तो वो वहां पे जो कब्जा करना चाहे तो वो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था. दिस वॉज अपेरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रूलिंग्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेज. तो यहाँ पे अपेरेंट मतलब ये दिखता है कि जो डिस्टिंक्ट और शेयर ट्रेडिशन है, जो गवर्नेंस है और जो इकोनॉमी है, जो कल्चर है और लैंग्वेज में सारे चीजों में उनके दिखता है. तो through the 1000 years between 700 and 1750 the character of different regions do not grow in isolation. मतलब ये जो पीरियड है 1000 ईयर का पीरियड है, इसमें डिफरेंट रीजन जो है वो अलग अलग नहीं ग्रो किए हैं, धीरे धीरे मतलब ग्रो करते आए हैं. आइसोलेशन मतलब अलग से. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो ये जो रीजन है ये अपना जो इम्पैक्ट है पैन रीजनल फोर्सेस वाला जो इम्पैक्ट है, मतलब एक राजा जहां से जो छोटे छोटे एरिया को कंट्रोल कर रहा है तो उनका क्या है, वो जो उनका जो इम्पैक्ट है उसको क्या है, जो उसका जो इम्पैक्ट है उसको मतलब लूज करना, उनके लिए उसको खत्म करना क्या होता जाता था, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता था. उसके बाद हम लोगों को देखना है ओल्ड और न्यू रिलीजन के बारे में कि कौन से जो रिलीजन्स हैं वो पहले के हैं और कौन से अभी के हैं. तो यहाँ पे देखेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. द 1000 years of history that we are exploring witness many development in regional tradition. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. तो यहाँ पे इस हजारों साल में जो है बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स है, चेंजेस जो है रीजनल ट्रेडिशंस में आए. तो पीपल जो है जो डिवाइन मतलब जिनकी बिलीव थी, डिवाइन मतलब भगवान में जो बिलीव था वो क्या था, डीपली मतलब आपका एक पर्सनल वो भी रहता है कि आप इस भगवान को ज्यादा मानते हैं. लेकिन क्या था, ये लोग कलेक्टिवली भी मानते थे. मतलब जैसे मैं अगर शिव भगवान को मान रही हूँ तो मैं शिव भगवान की मतलब पूरी आस्था करती हूँ, तो मेरे साथ क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो शिव भगवान को भी माना करेंगे. तो यही बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, इसका मतलब यही है. तो कलेक्टिव बिलीव इन सुपरनैचुरल एजेंसी रिलीजन was often closely connected with social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so to their beliefs. तो यहाँ पे जो है कलेक्टिव बिलीव है कि मतलब एक कोई मतलब सुपर नेचुरल पावर है, कोई एक ऐसी शक्ति है जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ वो है जो हमारी जो है सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगी. जो हम भगवान मानते हैं वो सुपर नेचुरल पावर ही है. तो ये क्या था, कनेक्टेड था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल कम्युनिटीज है उनके साथ में. और ये जो सोशल वर्ल्ड है
ये किसको प्रभाव करते थे? वो जो सोच रहे हैं, उनकी जो सोच है, जो बिलीफ है, उसको प्रभावित किया करते थे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द इम्पोर्टेंट चेंजेस occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temple by royalty, and growing importance of Brahmins, priests as dominant group in the society. तो ये वही पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए, जो हिंदुज्म अब हम बोलते हैं, जो हिंदू धर्म हम मानते हैं उसमें. और इसमें क्या था, इसमें जो नए नए भगवान है उनकी भी पूजा करने स्टार्ट हो गए. बहुत सारे जो रॉयल्टी मतलब राजा महाराजा जो टेम्पल्स बनाना स्टार्ट कर दे. जो ब्राह्मण्स हैं और जो पुजारी हैं, प्रीस्ट मतलब पुजारी हैं, उनका जो एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया. और वो क्या डोमिनेंट ग्रुप हो गए सोसाइटी में, मतलब उच्च कुल के, जिनका मतलब बहुत ही प्रभाव है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. तो यहाँ पे their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. ठीक है, जो उनको फॉलो करने वाले, पैटर्न मतलब फॉलो करने वाले, जो जैसे हमने पहले देखा, जो ब्राह्मण से उनको संस्कृत जो टेक्स्ट है उसका काफी नॉलेज, संस्कृत लैंग्वेज का काफी नॉलेज रहता था. इसलिए क्या है, उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो थोड़ी ऊंची रहा करती थी. और उनके जो मतलब पीछे रहने वाले लोग जो है, जो न्यू रूलर्स है, पैट्रॉन्स है, उनको मानने वाले लोग हैं, वो भी उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया करते थे. One of the major development of this period was the emergence of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without aid of priest or elaborate ritual. elaborate मतलब बढ़ा चढ़ा के जो संस्कार किए जाते हैं, पूरा मतलब रीति रिवाज के साथ जो संस्कार किए जाते हैं उसके बिना. तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो क्या हुआ, भक्ति जो है, मतलब एक कोई भी इंसान है, कोई भी मतलब एक पर्सन है जो अपने किसी भगवान को मानना चाहता है, तो वो उस भगवान को बहुत अच्छे से मान सकता है, मतलब किसी भी पुजारी या किसी भी मतलब संस्कार के बिना. तो दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट brought the teaching of Holy Quran to the India in 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God. Sovereignty मतलब जो होता है पूरा पावर, मतलब शासन. तो अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो अलग अलग जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आए, बहुत सारे न्यू रिलीजन्स यहाँ पे सब कॉन्ट्री में आए. जो मर्चेंट्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो अपने जो लोकेशन है, माइग्रेंट्स मतलब जो अपने लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन में आ जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक नया रिलीजन लेके आए. जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी जो होली बुक है कुरान को यहाँ पे लेके आए 7th सेंचुरी में. तो मुस्लिम जो है होली बुक क्या है, उनके कुरान है, और वो एक्सेप्ट करते हैं पूरा जो पावर जो है, पूरा जो शासन है किसका चलेगा, एक ही भगवान का, जिनका नाम क्या है, अल्लाह. वही पूरा सबको प्यार देंगे, मर्सी देंगे, बाउंटी देंगे, एम्ब्राइज करेंगे, जो भी उनको मानेगा, विदाउट कोई सोशल बैकग्राउंड को. कोई भी गरीब है, अमीर है, सबके ऊपर एक ही बरकत देंगे. तो मैनी रूलर्स वे पैटर्न ऑफ इस्लाम एंड उलामा लर्न थियोलॉजियंस मतलब जो धर्म के बारे में स्टडी करते हैं. जूरिस्ट मतलब जो लॉयर होता है, जो धर्म से रिलेटेड लॉयर वाला काम करते हैं. लाइक हिंदुज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर्स. तो जैसे रूलर्स हैं, तो मैनी रूलर्स जो है वो इस्लाम को मानते थे, और उलामा जैसे हमारे में ब्राह्मण होते हैं, वैसे उलामा जो है वो लर्नड थियोलॉजिस्ट थे, मतलब वो पूरे धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले रहते थे, और लॉयर भी रहते थे. मतलब अगर कुछ काम गलत काम हो रहा है तो वो सही है या गलत है, या कोई भी काम है उसको सही या गलत जो मानने की जो जिम्मेदारी है वो उलामा की होती थी. जैसे हिंदुज्म में अलग अलग वेराइटीज होते थे, वैसे ही इस्लाम के भी क्या है, अलग अलग वेराइटी है. जैसे यहाँ पे शिया, देयर वेर शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट प्रॉफेट मोहम्मद सन अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. तो यहाँ पे पहला ग्रुप जो है शिया मुस्लिम जो है, वो किसको मान रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद का जो सन इन लॉ है अली, उसको अपना लीडर मान रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका. और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर, जो सबसे पहले जो लीडर थे खलीफा, उसको कम्युनिटी का लीडर मान रहे हैं, और जो उसके बाद के जो आए हैं उनको सक्सेडिंग खलीफा. देयर वेर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ. तो यहाँ पे 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका, हनाफी एंड शाफी, मेनली इन इंडिया, एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन. जो ये थियोलॉजी है, मिस्टिक ट्रेडिशन है उसमें.
तो थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, इनके बारे में हमको देखना है, टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में. हिस्टोरियन डिड नॉट सी टाइम जस्ट सीइंग अ पास ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स और एज अ क्लॉक और कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द persistence and transformations of idea and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. So historians जो है वो जो अपना समय है, जो हिस्ट्री का जो टाइम है उसको सिर्फ आवर्स, डेज या ईयर्स में ही बाइफ्रगेट नहीं करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, ऐसे टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे एक समय है, 100 साल का जो समय है जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक चला है, एक ही तरीके की एक्टिविटी है, तो उस तरीके से जो है टाइम को डिवाइड करते हैं हिस्टोरियंस. In the middle of 9th century, British historians divide the history of India into three periods: Hindu, Muslim, and British. This division was based on idea that religion of rulers was only important historical change, and that there were no significant development in the economy, society, or culture. Such a division also ignores the rich diversity of the subcontinent. तो मिडिल ऑफ द 19th century में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हिस्ट्री को कितने डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बेसिस में, कि हिंदू पहले आए, फिर मुस्लिम आए, फिर ब्रिटिश आए. लेकिन ये एकदम गलत तरीका था. उन्होंने सिर्फ रिलीजन के बेसिस में रूलर्स है उनके रिलीजन के बेसिस में इसको डिफरेंशिएट किया. तो यहाँ पे कोई भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो है, जो हमारी जो इतनी रिच डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा एंड फाउना है, उसके बारे में कुछ भी इसमें इंक्लूडेड नहीं था. तो यहाँ पे प्री हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. द histories you read in last year include a wide range of early society: hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, early empires and kingdoms. The history you will be studying this year are often described as medieval मतलब middle. You will find out more about the spread of peasant society, the rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading companies. तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं, जो हिस्ट्री जो है वो पीरियड के हिसाब से जो है टाइम को, जो हिस्ट्री का टाइम है उसको डिफरेंशिएट किया गया है, उसको बांटा है, और जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स है सारी चीजों को माइंड में रखते हुए जो है डिफरेंशिएट किया है. जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था हंटर गैदरर्स, फिर हंटर गैदरर्स के बाद जो ह्यूमन बींग्स क्या बने, फार्मर्स बने, उसके बाद जो है पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस देखा, फिर उसके बाद अंपायर्स और किंगडम्स कैसे बने वैसे देखा. तो अभी जो हिस्ट्री है हमको उसको देखना है मिडिल पार्ट जो है हिस्ट्री का. तो इसमें हमने देखेंगे जो स्प्रेड है, जो विलेजेस की जो सोसाइटी है उसका स्प्रेड कैसे हुआ, जो रीजनल और इंपीरियल स्टेट का फॉर्मेशन है उसको कैसे हुआ, और पेस्ट्रल और फॉरेस्ट पीपल है उनके बारे में देखना है. हिंदुज्म और इस्लाम का मेजर जो रिलीजन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है इंडिया में कैसे है उसके बारे में हमको देखना है. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th century were quite different from 8th or 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that medieval period was lacking in change whatsoever, but of course you know this was not the case. तो यहाँ पे 1000 years में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो 16 to 18 सेंचुरी में जो चेंजेस थे और जो 8th और 11th सेंचुरी में जो चेंजेस थे उसमें काफी सारे डिफरेंस थे. तो ये जो पूरा पीरियड है हिस्ट्री का जो हम मिडिल पार्ट में देखेंगे वो मॉडर्न पार्ट से क्या है बहुत ही डिफरेंट है. तो हमको आगे के चैप्टर्स में सारी चीजों को देखना है. ड्यूरिंग दिस 1000 years the society of the subcontinent was transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. तो इन हजारों सालों में जो सोसाइटी है उसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन में काफी सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमिक्स में काफी सारे चेंजेस हुए, और जो लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब उभरना, मतलब पैसों के तौर पर उभरना जो है वो उसको देखते हुए जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अट्रैक्ट किया और वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए. एज यू रेड दिस बुक, look out for signs of change and the historical process at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for the changes and continuity wherever you can, and look at the world around you to see else has changed or remained the same. तो यहाँ पे जो है
बोला जा रहा है कि आप मतलब एक बार कंपेयर करके देखिए कि आप आपने लास्ट ईयर जो हिस्ट्री में पढ़ा, अभी जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लास 8th में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, तो ये जो हिस्ट्री है इसमें डिफरेंस क्या है जो आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो आपको खुद भी इंटरेस्ट आएगा, आप कभी नहीं बोलेंगे कि हिस्ट्री क्या है, एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, चैप्टर खत्म हुआ। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि हम आगे के चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना है। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।